ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं PHFI गुरुग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के मामले देश भर में अब लगभग कंट्रोल में हैं, नियंत्रण में हैं और कम भी होते नजर आ रहे हैं। दुनिया भर की बात करें तो वहां भी लगभग कुछ ऐसा ही हाल है। 80% से ज्यादा देश में टीके भी लग चुके हैं और कोरोना से भी कई लोग अब संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद भी बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सी शंकाएं हैं जिनका निवारण बहुत जरूरी है, खासकर उन समस्याओं का, उन सवालों का जो कोरोना के बाद हमारे सामने मुंह भाए खड़े हैं। वो व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, पहली बार, दूसरी वेव, तीसरी वेव में, उनको अब कोरोना अलग तरीके से सता रहा है। वी कैन से इट इज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना, जिसे हम प्रोलॉन्ग कोरोना या लॉन्ग कोरोना हम लोग उसको हम कह सकते हैं। इसमें खांसी है और तरह तरह की परेशानियां हैं, किसी को सिर में दर्द रहता है, किसी की धड़कन बढ़ चुकी है। इन सभी सवालों के जवाब भी हमारे पास होने चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब लगातार हम इस कार्यक्रम में आपको देते हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जो आपके सवालों का जवाब आपके देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, श्रोताओं कोई प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं, ये कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। नंबर है 23421764। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत हम टीकाकरण से अब करना चाहते हैं। बूस्टर डोज की लगातार बात हो रही है। बूस्टर डोज कुछ लोग लगवा भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कंपलसरी है। ऐसे में बूस्टर डोज जो है किन लोगों को लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए और क्या उन लोगों को भी लगवानी चाहिए जिन्हें अभी हाल फिलहाल में ओमिक्रॉन के कारण बुखार आया है? डॉक्टर रेड्डी। बूस्टर डोज का बस यही फायदा है कि जिन व्यक्तियों को अगर संक्रमण हुआ तो बीमारी काफी तीव्र गंभीर तरीके से हो सकता है। ऐसे लोग आमतौर से कम इम्यूनिटी का स्तर रखते हैं और वायरस का मुकाबला कर नहीं पाते जी। क्योंकि अगर उनके उम्र के हिसाब से, अगर बुजुर्ग उम्र है, काफी 60 साल के ऊपर है या उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के वजह से उनका सेहत ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों को इम्यूनिटी कम होने के वजह से बीमारी काफी तीव्र रूप से हो सकता है। हालांकि ओमिक्रॉन का बीमारी औरों को काफी कम तकलीफ पहुंचाता है और डॉक्टर लोग या दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी जो अक्सर मरीजों से मिलते हैं और कई लोगों से संक्रमण होने का डर होता है और जो वायरस का लोड होता है वो काफी ज्यादा उनके ओर आता है कई सारे लोगों से, तो उनको भी तीव्र बीमारी होने का कुछ डर होता है जी। तो इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया फिलहाल की 60 साल की उम्र के ऊपर जो लोग हैं और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको ये प्रोटेक्शन डोसेस के रूप में ये बूस्टर डोज लगाएंगे। हो सकता है कि पॉलिसी बाद में कुछ बदलाव आ सकता है। दूसरे लोगों को भी इस प्रकार के बूस्टर डोसेस लग सकते हैं जिनको काफी ज्यादा बीमारी होने का खतरा है। हालांकि बाकी लोग जो हैं, आपने जैसा पूछा कि ओमिक्रॉन से अगर पीड़ित हो हाल ही में तो क्या उनको बूस्टर डोज लगाना चाहिए, तो उसकी आवश्यकता अभी तो नजर नहीं आ रही है क्योंकि उससे जो इम्यूनिटी पैदा होता है वो कुछ महीनों तक रहेगा और जिनको पहले वैक्सीन पूरा लग चुका है या इन्फेक्शन हो चुका है, अगर दोबारा इन्फेक्शन भी हो जाए, संक्रमण भी हो जाए,
उनमें तीव्र बीमारी होने का डर काफी कम रहता है कि केवल 60 साल के ऊपर जिन लोगों को उस प्रकार का खतरा है उनको बूस्टर डोज देने का महत्व है। जी डॉक्टर श्रीनाथ, तो ओमिक्रॉन संक्रमण ज्यादा फैला उससे, लेकिन उसे गंभीर बीमारियां या किसी को घातक जो है बीमारी नहीं हुई। लेकिन ओमिक्रॉन से ठीक होने के बाद बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। इस पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। डॉक्टर, इस बीच हमारे एक श्रोता जो हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं, बाद में हम इस पर बात करेंगे। लल्लन मिश्रा हैं बिहार से। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि कोरोना तो अब लगभग अंतिम सांसें, आप ही लोगों के कहने के हिसाब से अंतिम सांस गिन रहा है जी, लेकिन ये मास्क, ये सैनिटाइजर, ये 2 गज की दूरी, क्या हमें आजीवन इसे बरतना होगा क्या? जी डॉक्टर साहब, बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। क्या हमें ये आजीवन इसके साथ अब जीना होगा? आपके सवाल में 2 चीजें आपने कहा कि कोरोना लगभग उसका अंत आ गया है और ये वायरस अंतिम सांस ले रहा है। जी, वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि हालांकि उसका असर कम हो गया, ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया से वो हट गया है, और वो हटने का संभावना भी कुछ कम हो गया है। अब तो ये सारा दुनिया को यही लग रहा है और ये ठीक भी है कि ये वायरस हमारे साथ रहेगा। जी, हालांकि उसका असर कम होगा। तीव्र बीमारी जिस प्रकार का हमने देखा था पिछले साल डेल्टा वेव, उस प्रकार का बीमारी शायद नहीं होगा, कुछ हल्का होगा, और आगे चल के हो सकता है कि वायरस का स्वभाव और भी बदले और सर्दी जुकाम जैसा ही बीमारी हो सकता है। मगर ये वायरस पूरी तरह से दुनिया से हटने वाला नहीं है। जी, और भी 4 कोरोना वायरसेस हैं जो कई सालों से हमारे यहाँ है और खाली सर्दी जुकाम पैदा करते हैं। हो सकता है कि ये इस कोरोना वायरस में भी उसी प्रकार का बदलाव हो। वो कितना देर लगेगा, उतना कितना समय लगेगा, उस प्रकार के बदलाव के लिए कह नहीं सकते, मगर हो सकता है कि सालाना कभी 1-8 महीने में कुछ उभर आए और सर्दी जुकाम या बुखार वगैरह पैदा करे, मगर बहुत ज्यादा तीव्र बीमारी पैदा ना करे। जी, हमारे दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या हमें आजीवन इसके साथ रहना सदियों तक यही मास्क पहन कर रहना या 2 गज की दूरी रखना? मेरे ख्याल से उसका आवश्यकता नहीं होगी। ये जो 2 गज का दूरी और हमारे पर्यटन के ऊपर जो रोक लगाया गया, इस प्रकार का जो है वो कई सारे देशों में उस प्रकार के प्रतिबंध जो है वो हटा लिए गए हैं, जो है निबंध जो है हटा रहे हैं। जी, हमारे यहाँ पे भी काफी सरल किया है। लोग मिलजुल सकते हैं, वो यात्रा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर कुछ महीनों तक मास्क पहनना आवश्यक है और ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना वो भी आवश्यक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस देश से, कहाँ से और एक वेरिएंट नया रूप लेके ये वायरस आएगा, उसका क्या स्वभाव रहेगा, अभी पूरी तरह पता नहीं है। क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी जगह हैं जो ये बीमारी अभी काफी हद तक है। अभी हांगकांग में हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं, अमेरिका में भी केसेस काफी कुछ चल रहे हैं कुछ जगहों पर। तो ये कहना मुश्किल है कि सारा दुनिया से ये वायरस हट गया है, तो इसीलिए हमें कुछ महीनों तक सावधानी बरतनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि पिछले जैसा हमें बहुत सारे निबंध या नियंत्रण हो। सामान्य जीवन अपनाने का समय आ गया है। काफी हद तक स्कूल कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, यातायात हो रहा है और लोग सामान खरीदने शॉप वगैरह जाते हैं। तो मगर मास्क पहन के जाना जरूरी है बाहर जब जाएंगे, और खास करके ऐसे प्रदेशों में जहाँ पे खुली हवा नहीं चलती, जहाँ पे जो हम क्लोज्ड स्पेसेस कहते हैं, बंद कमरों में, बंद बिल्डिंग्स में जहाँ पे हवा खुली नहीं चलती, वहाँ पे और भी आवश्यक है कि हमारा रक्षा के लिए मास्क पहन के रखें। और 2-3 महीने तक अगर हम ये करें तो तब तक हमें पता चल जाएगा कि भारत में क्या
वास्तव में ये कोरोना काफी हद तक पूरी दब गया है, और बाकी देशों में भी क्या कोरोना दब गया है, और दोबारा इस प्रकार का घातक रूप में वो कोरोना आने का संभावना कम है, ये 2-3 महीने में हमें पता चल जाएगा। तब तक सब्र रखनी चाहिए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से ब्रिज मोहन। आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। ब्रिज मोहन जी, स्वागत है आपका। हेलो ब्रिज मोहन जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? ब्रिज मोहन जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते थे कि ओमिक्रॉन से संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैला था, लेकिन ये इतना घातक नहीं था। लेकिन अब जो व्यक्ति ओमिक्रॉन जैसे वायरस से ठीक हो चुके हैं, उन्हें बड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खांसी है, ठीक नहीं हो रही है, किसी को माइग्रेन हो गया है, किसी को दिल की धड़कन बढ़ गई है, किसी को साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गए हैं। ये जो हिस्सा है बीमारी का, ये कब तक रहेगा और इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को ठीक रखना चाहिए, उस पर हम थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। ये कोविड जब से आया है 2 साल पहले से, तब से ये लॉन्ग कोविड का प्रस्ताव भी चालू है जी। क्योंकि अगर शुरुआत के रूप में आया हो या डेल्टा के रूप में आया हो, अब या ओमिक्रॉन के रूप में आया हो, ये कई लोगों में ठीक हो जाता है जल्दी, मगर कई सारे देशों में 20 या 30% तक लोगों को कई सारे हफ्ते इस प्रकार के बीमारी के लक्षण नजर आते हैं उनमें, और हो सकता है कि कुछ लोगों में काफी महीनों तक भी कुछ इस प्रकार के लक्षण नजर आए, तो उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। कई लोगों में ये कुछ हल्की से होते हैं, जैसा कि मसल एक्स वगैरह को, या सर में दर्द, या कुछ खांसी जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। कुछ लोगों में सांस का तकलीफ भी बना रहता है, और सबसे आम ये जो सिम्टम है, तकलीफ होता है, वो एग्जॉशन, फैटीग, बहुत थकान महसूस होती है। जो लोग अच्छा जिसके साथ काम कर सकते थे, अब थोड़ा बहुत काम करने से ही थक जाते हैं। तो ये, और कई लोगों को मसल्स में पेन होता है, मायाल्जिया कहते हैं उसको, और कुछ लोगों को सर में दर्द भी होता है, या दर्द ना भी हो तो उनमें ऐसा लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा ठीक से, याददाश्त ठीक नहीं है, समझ में कुछ भूल होती है, तो उसको ब्रेन फॉग कहते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसा कैंसर कीमोथेरेपी के दवाइयां होती हैं, उसके बाद में जो ब्रेन में किस प्रकार के परिवर्तन या असर आते हैं, कीमो ब्रेन, वो उस प्रकार का कीमो ब्रेन जैसा भी परिवर्तन होते हैं ब्रेन में। तो कुछ एंसेफेलाइटिस जैसा भी लगता है कुछ लोगों को, अगर तीव्र बीमारी हो तो। और बाकी जो है दिल का धड़कन एकदम तेज हो सकता है। इसका एक कारण है, हमारे शरीर में एक वेगस नर्व होता है जी। वो दिल को भी सप्लाई करता है, हमारे पेट और अंतरियों को भी जाता है, और वो ये लॉन्ग कोविड का असर वो वेगस नर्व के ऊपर पाया गया, जिससे कि दिल का धड़कन एकदम से तेज हो सकता है, पेट में भी खराबी हो सकती है, डायरिया वगैरह भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कई सारे लक्षण है। तो ये लॉन्ग कोविड के, और कुछ और भी हैं। अगर फेफड़ों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ तो फिर सांस का तकलीफ भी कई महीनों तक चल सकती है। और ये पैंक्रियास का जो है, जहाँ से इंसुलिन पैदा होता है ब्लड शुगर के कंट्रोल के लिए, अगर उसमें भी वायरस पहुंच गया तो हो सकता है कि तुरंत पता नहीं चले, मगर कुछ हफ्तों के बाद में डायबिटीज भी नजर आएगा। और इस प्रकार के भी कई सारे रिपोर्ट है कि कुछ हफ्तों के बाद में डायबिटीज का वहां पे पता चला है ऐसे मरीजों में जिनको कोविड हुआ है। तो इस प्रकार के लक्षण कई सारे हैं अब विभिन्न अंगों पे उसका असर होने की वजह से। मगर एक बात है, कई लोगों में ठीक हो जाता है कुछ हफ्तों के बाद में या कुछ महीनों के बाद में, खास करके युवा लोगों में जल्दी से ठीक हो जाता है। जिन लोगों को काफी तीव्र बीमारी हुई है उनमें ज्यादा दिन लगता है, मगर अभी इसका पक्का इलाज अभी कोई नहीं है। मगर ये तो ठीक है कि जिन लोगों में वैक्सीन लग चुका है और जिनको तीव्र बीमारी होने का खतरा कम है, अगर दोबारा संक्रमण भी हो जाए तो उनमें, क्योंकि
हमारे शरीर के कणों में वायरस घुसने का शक्ति कम हो जाता है उसका जी। तो वहां पे लॉन्ग कोविड का असर उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग चुका हो और जिनमें बीमारी तीव्र रूप से पहले से ही हुआ हो। जी, हमारे अगले श्रोता हैं ठाणे से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। आज क्या प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो अभी मतलब जो कोरोना होने के बाद रिकवर होते हैं पेशेंट, तो सर ये जो पोस्ट कोविड का जो मामले सामने आ रहे हैं सर, किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है। जैसे मतलब जो जॉइंडिस जो पीलिया बोलते हैं सर, कुछ लोगों को देखा गया है सर, ये पीलिया बाद में हो जाता है। तो सर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और ये जो दोनों डोज लेने के बाद जो प्रिकॉशन डोज बूस्टर डोज का क्या फायदा हो सकता है सर? थैंक यू जी। डॉक्टर, कोरोना होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया जिसे कहते हैं, तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या मेडिकेशन उसका होना चाहिए, मोस्टली ये जानना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। देखिए, अगर क्योंकि कोरोना का वायरस कहीं पे भी पहुंच सकता है, किसी शरीर में किसी अंग के पास अंग को भी वो नुकसानदायक बन सकता है, मगर पीलिया कम ही होता है लोगों को कोविड के जरिए। मगर अगर या ये देखना चाहिए कि ये क्या कोविड के वजह से हुआ है या और किसी कारण के वजह से हुआ है, जैसा कि वायरल हेपेटाइटिस भी, वो भी काफी चलता है हमारे देश में। वायरल हेपेटाइटिस के वजह से तो नहीं है, वो देखने की बात है। मगर पीलिया किसी के कारण भी हुआ हो तो फिर वो उसका इलाज कराना चाहिए। वो लिवर को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है और तब तक ये देखना चाहिए कि हमारा आहार जो है वो उसमें बहुत ज्यादा फैट या प्रोटीन ना हो, जिससे कि लिवर के पर ज्यादा असर पड़ेगा, लिवर को मुश्किल पड़ेगा उसको हैंडल करने में, उसको पूरी तरह समेटने में। तो और अगर जॉन्डिस का स्तर बढ़ जाता है तो तब जरूर अस्पताल में दाखिल होना चाहिए, उसके लिए अलग इलाज होगा। मगर ये पहला देखने वाली बात है कि ये वायरल हेपेटाइटिस के वजह से हुआ है या कोविड के वजह से हुआ है, उसका तो पहचान होनी चाहिए जी। बाकी जो है, अगर जॉन्डिस होता है या तो लिवर के खराबी के वजह से हो सकता है या लिवर का जो वहां से नाली निकलती है डक्ट, वो डक्ट में रुकावट के वजह से भी हो सकता है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो क्या उसके वजह से है तो उसके लिए जांच कराने पड़ते हैं और अगर जांच के अनुसार, उसके नतीजे के अनुसार इलाज कराना पड़ता है जी। और दूसरा बात पूछा इन्होंने कि ये प्रोटेक्टिव डोसेस का क्या फायदा होता है जी। ये जरूरी फायदामंद है, क्योंकि प्रोटेक्टेड डोसेस अभी ऐसे लोगों को ही दिया जा रहा है जिनको अगर दोबारा संक्रमण हुआ, काफी तीव्र बीमारी होने का खतरा होता है। मतलब 60 साल के उम्र के ऊपर जो लोग हैं, खास करके उनमें जो इम्यूनिटी कम हो जाता है, वो इम्यूनिटी का स्तर शुरू से ही कम होता है और जल्दी कम होने का और भी कम होने का संभावना है। अगर उनमें संक्रमण हुआ तो हो सकता है कि बीमारी तीव्र रूप से आ जाए, और ऐसे लोगों में दूसरे बीमारियों भी के साथ रहते हैं, जैसा कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी, जो कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं। तो आमतौर से 60 साल के ऊपर लोगों में वो भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों के प्रभाव से बीमारी तीव्र रूप से आने की आशंका है, उसीलिए प्रोटेक्टिव डोज दिया जाता है कि ताकि इम्यूनिटी अच्छे स्तर में बना के रखे, और अगर संक्रमण हो भी तो उसका असर शरीर के ऊपर ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। जी। हमारे अगले लिसनर हैं गुरुग्राम से सुभाष प्रजापति जी, जो काफी देर से लाइन पे है। सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार सुभाष जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्ते जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद दूंगा कि सर समसामयिक चर्चाएं बहुत बेहतरीन होती है सर, जो हम श्रोताओं के लिए बहुत बढ़िया है। जी शुक्रिया। और आपकी आवाज रेडियो को मुझे बहुत मेलोडियस लगती है, गुड लगती है। जी शुक्रिया।
और एक चीज मैं और सुन रहा था, अभी आपने बताया 80% लोगों को विश्व में टीके लग चुके हैं सर, तो इसके लिए अब भारत के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक अच्छे संकेत है। हाँ। सर मैं जानना चाहता था कि ये कोविड जो ओमिक्रॉन जो है क्या ये अंतिम पड़ाव पे है या मतलब अभी भी उसके खतरे अभी हैं? धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वही प्रश्न है इनका, ये जानना चाहते हैं ओमिक्रॉन क्या अब अपने अंतिम पड़ाव पर है जिस तरह से मामले कम हो रहे हैं, या अभी हमें और कुछ और देखना भी बाकी है? ये कहना अभी मुश्किल है। ओमिक्रॉन तो है, पूरा दुनिया में छाया हुआ है और कई सारे देशों में अभी भी उसके वजह से काफी केसेस का संख्या ज्यादा बढ़ रहा है कुछ प्रदेशों में। भारत में तो शायद ओमिक्रॉन का स्तर कम हो रहा है, केसेस भी और मृत्यु का संख्या भी कम हो गया है। मगर ओमिक्रॉन क्या ये वायरस का अंतिम रूप है या वायरस अलग रूप के साथ दोबारा आएगा शरीर मैंने विश्व में किसी भी जगह, और क्या भारत में भी इसका कहना अभी मुश्किल है। उसीलिए हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वायरसेस का स्वभाव होता है कि अपना रूप बदलने, जो म्यूटेशंस के जरिए अपना रूप बदलते रहें। मगर म्यूटेशंस होने का संभावना ज्यादा होता है जब वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत दिनों तक टिक सकता है, और ऐसे लोग हैं जिनको काफी ज्यादा बीमारी हो, खास करके जो जिनमें इम्यूनिटी शुरू से कम हो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या इम्यूनो सप्रेस्ड लोग जो कहे, जो वायरस को जल्दी उनके शरीर से हटा नहीं सकते, महीनों भर तक वायरस उनके शरीर में रह सकता है और कई सारे म्यूटेशंस पैदा कर सकता है जो बाहर निकल के दूसरे रूप में फैल सकते हैं। जी। किसी प्रकार का अगर बूढ़े बुजुर्ग हो जिनमें इम्यूनिटी कम हो और बीमारी काफी दिनों तक रहता है तो तभी म्यूटेशंस का संभावना है। अगर हम दुनिया में कई सारे लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं और लगाते हैं और कई सारे लोगों का इम्यूनिटी का स्तर बढ़ाते हैं, तो संक्रमण होने पर भी वायरस को ज्यादा दिन शरीर में टिकने का उसका मौका नहीं मिलता, तो तब म्यूटेशंस भी कम हो जाते हैं। तो यही देखना है कि ओमिक्रॉन के बाद में क्या और म्यूटेशंस आएंगे भी तो तीव्र बीमारी पैदा करने का शक्ति क्या उनमें होगा, खाली फैलने का शक्ति होगा मगर तीव्र बीमारी नहीं होगा, हल्की सी बीमारी होगी। ये सारे देखने वाली बातें हैं। अभी तो फिलहाल हमारा खतरा हट गया है, टल गया है, मगर अभी कहना मुश्किल है कि ये वायरस का ये अंतिम रूप है और कोई नया रूप नहीं निकलेगा। ये अभी विश्वास के साथ कहना मुश्किल है, 2-3 महीने और इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। जी, ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बहरहाल पंजाब के फतेहगढ़ से हरमेश जी को सुनते हैं, उनकी क्या जिज्ञासा है, उनका क्या प्रश्न है। हरमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब जी को नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं आपको ये बेनती करता हूँ, हमारे भाई के टीका लगे को कम से कम 9 महीने हो चुके हैं जी। जी। अभी उसको बूस्टर डोज लग जाएगी? जी, उसको दोनों। एक तो मेरा ये सवाल है, दूसरा है हमको जो ओमिक्रॉन के लक्षण होते हैं, कितने दिन बुखार रहता है, कैसे इसको पहचाना जाता है, इसके बारे में जरूर बताना जी। जी, हरमेश जी, क्या आप बताएंगे कि आपके जो भाई हैं उनको दोनों डोजेस लग चुके हैं? हाँ, दोनों डोज लग चुके हैं। उम्र उसकी 65 साल है जी। उनकी उम्र 65 साल है। कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है उनको, किसी तरह का ब्लड प्रेशर, शुगर? उनको शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं। पहले आज से 9-10 पहले उसको पैरालाइज हुआ था। जी जी जी। डॉक्टर रेड्डी, अगर 65 साल का उम्र है और आपने जैसा कहा कि 9 महीने हो गए हैं दूसरा डोज लगवा के, तो उनको ये प्रोटेक्शन डोसेस लगाने का अभी तो उनका नंबर आ चुका होगा। तो वो जरूर लगवा लीजिएगा, उनको वो लगवाने के लिए सलाह दीजिए, क्योंकि अगर उनका एलिजिबिलिटी है, बूस्टर डोज लगवाने का उनका नंबर है, तो तब जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि उनका उम्र के हिसाब से उनको मिलना चाहिए बूस्टर डोज। जी,
और डॉक्टर साहब, इनका दूसरा सवाल ये था कि ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन के लक्षण जानना चाहते हैं कि क्या लक्षण होते हैं ओमिक्रॉन वायरस के। जो लगभग दूसरे वायरस के दूसरे रूप के साथ जो डेल्टा के रूप में जो लक्षण है, जैसा बुखार वगैरह और बदन में दर्द वगैरह, सर में दर्द, ये तो होते ही हैं जी। मगर फर्क ये है कि क्योंकि ओमिक्रॉन फेफड़ों में ज्यादा घुस नहीं सकता, ज्यादातर नाक और गले में ही रहता है, तो गले में काफी ज्यादा दर्द होता है, जैसा कि बिल्कुल मैंने चुभन जैसी दर्द बहुत ज्यादा लोग बताते हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से गले में बहुत दर्द होता है। मगर बुखार भी कुछ एक आध दिन हो सकता है और सर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, मगर सूखी खांसी होगी, मगर फेफड़ों में घुसने का शक्ति क्योंकि उसका कम है, सांस का तकलीफ आमतौर से ओमिक्रॉन से नहीं होता जितना डेल्टा में हुआ था, इसीलिए उसका खतरा भी कम है क्योंकि फेफड़े में घुसने का शक्ति उसका ओमिक्रॉन का कम है जी। कार्यक्रम में हमारे आखिरी श्रोता हैं दिल्ली से अनिल जी, आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, बहुत संक्षेप में प्रश्न पूछिए। नमस्ते नवीन सर। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार जी। अभी सर जैसे डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि ये ओमिक्रॉन कोरोना का लास्ट वायरस है, ऐसा कहना मुश्किल है। हाँ जी। और हो सकता है ये हम मतलब जनता के बीच में ही अब रहे, कोरोना जाए न जड़ से। जी बिल्कुल सही। तो अब मेरा सवाल ये है कि जैसे जो कोरोना शुरू होने से पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, जैसे मरीज डॉक्टर को दिखाने जाते थे जी, और डॉक्टर्स बढ़िया आराम से चेक करते थे, और वो इस समय नहीं कर रहे। अगर इस समय जाओ डॉक्टर्स के पास जी, तो बहुत दूर से पूछते हैं क्या दिक्कत है, दिक्कत बताओ तो बस पर्ची पे लिख के दे देते जाओ। तो फिर तो ऐसी ही दिक्कत क्या आगे भी चलती रहेगी लंबे समय तक, या इसमें कोई परिवर्तन या सुधार हो सकेगा? जी जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से परिवर्तन जरूर होगा जी, क्योंकि लगता है कि ओमिक्रॉन के साथ जो हमारा अनुभव है उससे लगता है कि वायरस में भी परिवर्तन हुआ है, उसको तीव्र बीमारी पैदा करने का शक्ति कुछ हद तक कम हुई है जी, और हम लोगों में भी इम्यूनिटी काफी हद तक बढ़ चुका है, पहले इन्फेक्शन के जरिए, ज्यादातर वैक्सीन के जरिए, तो इस प्रकार का तीव्र बीमारी होने का खतरा कम है। और मास्क पहनना तो कुछ मेहनत, मगर मास्क पहनते हुए आपने जैसा कहा डॉक्टर हाथ लगा के देख लें और पूरी तरह ठीक से एग्जामिन कर लें, तो मेरे ख्याल से वो जल्द से जल्द उस प्रकार के सिस्टम में वापिस आएगी जी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि दूर से ही बताने वाली बात जो है अभी वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी जी। डॉक्टर रेड्डी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय और सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। जी, चलते चलते हम अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को बता दें कि देश में इस समय कोविड टीकाकरण जो है वो लगभग 175 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है, और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि अगर हम आज की बात करें तो 27,47,000 से ज्यादा टीके जो हैं वो लगाए जा चुके हैं, और अब तक 1,89,00,000 से ज्यादा एहतियाती डोज भी लगाए जा चुके हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में आपने जो भी बातें सुनी, डॉक्टर साहब की जो भी राय आपने सुनी, हमें उम्मीद है कि आप उसको जरूर फॉलो करेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे PHFI गुरुग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।